हेलो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट पेज में देखा कि कैसे भारत में गठबंधन की सरकार बनी, कैसे जो पावर्स हैं वो एक दूसरे में बांटने की कोशिश की गई। अब हम देखते हैं विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण मतलब डिसेंट्रलाइजेशन। एक होता है सेंट्रलाइजेशन जिसमें सारी पावर, सारी शक्तियां सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती हैं, और एक होता है विकेंद्रीकरण मतलब सारी शक्तियां थोड़ी 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 राज्य सरकारों या फिर जो हमारी लोकल गवर्नमेंट्स होती हैं उनको बांट दी जाती हैं। तो भारत में विकेंद्रीकरण का उपयोग किया गया है। देखते हैं कैसे। राज्य की संघीय सरकारें दो या अधिक स्तरों वाली होती हैं। हमने देखा कि ज़्यादातर जो संघीय सरकारें होती हैं इनमें दो या दो से ज़्यादा लेवल होने, स्तर होने ज़रूरी हैं। हमने अपने देश में भी देखा कि दो स्तर वाली जो सरकारें हैं वो विशाल हमारे भारत जैसे देशों के लिए ज़रूरी हैं। बिना उनके अच्छा शासन नहीं चल सकता। भारत के प्रांत यूरोप के स्वतंत्र देश से भी बड़े हैं। देखा जाए तो भारत के जो स्टेट हैं वो यूरोप के देशों से भी बड़े हैं। मतलब अगर आप कंपेयर करें जैसे बेल्जियम को, तो बेल्जियम का कंपैरिजन अगर आपको याद हो तो किया गया है हरियाणा के स्टेटस। तो देखिए हमारा एक छोटा सा उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे स्टेट की तो हम बात भी नहीं कर रहे हैं। हरियाणा इतना छोटा सा स्टेट है, वो बेल्जियम से बड़ा है या उतना ही है। तो इसलिए जो भारत जो देश है वो उसके जो प्रांत हैं, जो स्टेट हैं, वो यूरोप की कंट्रीज से बड़े हैं। तो ऐसा देखा जाए तो जनसंख्या के हिसाब से भी उत्तर प्रदेश रूस से बड़ा है। महाराष्ट्र लगभग जर्मनी के बराबर है। भारत के अनेक राज्य खुद ही अंदरूनी तौर पर विविधताओं से भरे होते हैं। इस कारण इन राज्यों से सत्ता बांटने की जरूरत है। भारत के संघीय सत्ता की साझेदारी 3 स्तरों पर जरूरी है। तीसरा स्तर स्थानीय सरकारों का हो, यह प्रांतीय स्तर की सरकार के नीचे हो। भारत में सत्ता विकेंद्रीकरण के पीछे यही तर्क दिया गया। जब समय आया कि पावर को और ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट किया जाए और बांट दिया जाए, तो उसमें तीसरे स्तर में स्थानीय शासन, लोकल गवर्नमेंट, इसे आप याद कर सकते हैं, अपनी बुक में अंडरलाइन कर सकते हैं कि जो तीसरा स्तर है उसे स्थानीय शासन कहा गया, लोकल गवर्नमेंट कहा गया। और इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि हमारे जो राज्य हैं वो बहुत बड़े हैं, उनकी जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। केंद्र और राज्य सरकार से शक्तियां लेकर स्थानीय सरकारों को दी जाती हैं, तो इसे सत्ता का विकेंद्रीकरण कहते हैं। ये रही आपके विकेंद्रीकरण की परिभाषा कि जब केंद्र और राज्य सरकार से शक्तियां लेकर स्थानीय सरकारों को दे दी जाती हैं तो उसे कहा जाता है विकेंद्रीकरण। के विकेंद्रीकरण के पीछे बुनियादी सोच ये है कि अनेक मुद्दे, समस्याओं का निपटारा स्थानीय स्तर पर ही अच्छे से किया जा सकता है। लोग अपने इलाकों की समस्याओं को बेहतर समझ सकते हैं। लोगों को इसी बात की अच्छी जानकारी होती है कि कहाँ पैसा खर्च किया जाए और चीज़ों का अधिक कुशलता से प्रयोग किया जाए। इसके अलावा स्थानीय स्तर पर लोगों को फैसलों में सीधे भागीदार बनना भी संभव हो जाता है। लोकतांत्रिक भागीदारी की आदत पड़ती है। स्थानीय सरकारों की स्थापना स्वशासन के लोकतांत्रिक सिद्धांत को वास्तविक बनाने का सबसे अच्छा तरीका है। मतलब देखा गया कि अगर हम बार बार हर चीज़ को स्टेट लेवल या केंद्रीय सरकार के पास लाने से अच्छा है कि हम एक स्थानीय सरकार बना देते हैं, जो स्थानीय अपने स्तर पर छोटे छोटे जो कामकाज होते हैं उनको निपटा सकती है। विकेंद्रीकरण की ज़रूरत हमारे संविधान में भी स्वीकार की गई। इसके बाद ही गांव और शहर के स्तर पर विकेंद्रीकरण की कई कोशिशें की गई। राज्य सरकारों में गांव के स्तर पर ग्राम पंचायत, शहरों में नगर पालिकाओं की स्थापना की गई। अब देखें तो जो हमारे स्थानीय शासन है वहाँ जो शहर हैं वहाँ पर नगर पालिका, और जो ग्राम है वहाँ पर ग्राम पंचायतों को इस्टेब्लिश किया गया। राज्य सरकारों के सीधे नियंत्रण में रखा गया। अब वो जो स्थानीय शासन है वो किसके अंडर में काम करेगा? वो काम करेगा राज्य सरकारों के अंडर में। इन स्थानीय सरकारों के लिए नियमित ढंग से चुनाव भी नहीं कराए जाते थे। इनके पास ना तो अपना कोई अधिकार था ना संसाधन। इस प्रकार प्रभावी ढंग से सत्ता का विकेंद्रीकरण नाम मात्र का ही हुआ था। लेकिन अगर हम इनके प्रॉफिट्स को देखें तो उनके पास ना तो पैसे थे,
काम करने के लिए, ना ही बहुत अच्छे से शासन व्यवस्था निश्चित की गई थी। तो देखें तो वो डिपेंड किस पे थे? राज्य सरकारों पर। तो अगर हम देखें तो विकेंद्रीकरण का उतना ज़्यादा बेनिफिट लोगों को मिल नहीं रहा था। वास्तविक विकेंद्रीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम 1992 में उठाया गया। संविधान में संशोधन करके लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के इस तीसरे स्तर को ज़्यादा शक्तिशाली और प्रभावी बनाया गया। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि कौन से ईयर के बाद विकेंद्रीकरण ज़्यादा प्रभावी हो गया या तीसरे स्तर का जो शासन है वो ज़्यादा प्रभावी हुआ? तो आपका जवाब होगा 1992 के बाद। अब स्थानीय स्वशासी निकायों के चुनाव नियमित रूप से होने लगे। संवैधानिक बाध्यता होने लगी कि इतने सालों के बाद जैसे लोकसभा और विधानसभा के चुनाव होते हैं, वैसे ही ग्राम पंचायत और नगर पालिका के चुनाव भी किए जाएंगे। निर्वाचित स्वशासी निकायों के सदस्य तथा पदाधिकारियों के पदों में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़ी जातियों के लिए सीटें आरक्षित की जाएंगी। मतलब एससीज, एसटीज, ओबीसीज, इन सब के लिए सीटें आरक्षित भी की जाएंगी। कम से कम 1/3 पद महिलाओं के लिए भी रिजर्व किया जाएगा। हर राज्य और पंचायत नगर पालिका चुनाव कराने के लिए राज्य चुनाव आयोग का नामक स्वतंत्र संस्था का गठन किया जाएगा। जैसे इलेक्शन कमीशन है तो वैसे ही राज्य चुनाव आयोग भी गठित किया जाएगा, जो कि इन चुनाव को करने में अपनी भागीदारी देगा। राज्य सरकारों को अपने राजस्व और अधिकारों का कुछ हिस्सा इन स्थानीय स्वशासी निकायों को देना पड़ता था। सत्ता की भागीदारी की प्रकृति हर राज्य में अलग अलग है। अब उनके पास जो मैंने बताया राजस्व, पैसा कहाँ से आएगा? तो अब राज्य सरकारों को ही अपना कुछ एक अमाउंट, परसेंटेज ही इन जो तीसरी स्तर की जो सरकार है उनको देना पड़ेगा, ऐसा संविधान में बताया गया। गांव के स्तर पर मौजूद स्थानीय शासन व्यवस्था को पंचायती राज के नाम से जाना जाता है। अंडरलाइन इसे आप लर्न करेंगे क्योंकि पंचायती राज पे क्वेश्चन अक्सर आता है। तो गांव के स्तर पर मौजूद स्थानीय शासन व्यवस्था को पंचायती राज के नाम से जाना जाता है और प्रत्येक गांव में एक ग्राम पंचायत होती है। यह एक तरीके की परिषद है जिसमें कई सदस्य और एक अध्यक्ष होता है। सदस्य वार्डों से चुने जाते हैं और सामान्यतः पंच कहे जाते हैं। अध्यक्ष को प्रधान और सरपंच कहा जाता है। तो ये इन्होंने बताया कि कैसे जो तीसरी स्तर की जो शासन व्यवस्था होती है गांव में, उन्हें ग्राम पंचायत कहते हैं। ये ग्रुप ऑफ मेंबर होते हैं। इनमें एक सदस्य होता है जो जिसको अध्यक्ष चुना जाता है, जो वार्डों से चुने जाते हैं। वार्ड मतलब जो एरिया होते हैं, और इनके अध्यक्ष को प्रधान कहा जाता है। चुनाव गांव अथवा वार्ड में होते हैं। पूरे पंचायत के लिए फैसला लेने वाली संस्था पंचायतों का काम ग्राम सभा की देखरेख से चलता है। ग्राम पंचायत का बजट पास करने के लिए, कामकाज की समीक्षा के लिए साल में कम से कम 2 या 3 बार बैठक भी की जाती है। स्थानीय शासन का ढांचा जिला स्तर तक का होता है। कई ग्राम पंचायतों को मिलाकर पंचायत समिति का गठन किया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आप पंचायत समिति से क्या समझते हैं? तो कई सारे स्थानीय ग्राम पंचायतों को मिलाकर बनाया जाता है पंचायत समिति। इसे हम मंडल या प्रखंड, ब्लॉक या मंडल भी कहते हैं। इसके सदस्यों का चुनाव इस इलाके के सभी पंचायत मिलकर करते हैं, क्योंकि अब पंचायतों के ग्रुप को हम पंचायत समिति कहते हैं। तो पंचायत ही सारे सदस्यों में से इनके अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। जिला परिषद का गठन होता है पंचायत समितियों के थ्रू। जिला परिषद के अधिकांश सदस्यों का चुनाव इस जिले में लोकसभा और विधानसभा के लिए चुने गए सांसद और विधायक तथा जिला स्तर की संस्थाओं के कुछ अधिकारी भी सदस्य के रूप में इस सभा में रहते हैं। इस प्रकार स्थानीय शासन वाली संस्थाएं शहरों से भी काम करती हैं। शहरों में नगर पालिका होती है, बड़े शहरों में नगर निगम होता है, और नगर पालिका और नगर निगम दोनों कामकाज निर्वाचित प्रतिनिधि करते हैं। निर्वाचित जो इलेक्ट किए जाते हैं। नगर पालिका का प्रमुख नगर पालिका के राजनीतिक प्रधान होते हैं। नगर निगम के ऐसे पदाधिकारी को मेयर कहते हैं। और स्थानीय सरकारों की यह नई व्यवस्था दुनिया के लोकतंत्र का अब तक का सबसे बड़ा प्रयोग है। नगर पालिकाओं और ग्राम पंचायतों के लिए करीब 36 लाख लोगों का चुनाव होता है। यह संख्या ही अपने आप में कई देशों की कुल आबादी से ज़्यादा है। मतलब हमारे यहाँ जितने लोग स्थानीय शासन के लिए चुने जाते हैं वो 36 लाख लोग हैं लगभग। तो ये अपने में ही एक बहुत बड़ी जनसंख्या है। महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए हमारे लोकतंत्र में उनकी आवाज़ को मजबूत किया गया और
इन सब के बावजूद भी बहुत सारी परेशानियां कायम हैं, लेकिन पंचायतों के चुनाव को नियमित रूप से होते रहते हैं। लोग बड़े उत्साह से इसमें भाग भी लेते हैं और ग्राम सभाओं की बैठक नियमित रूप से नहीं होती। अधिकांश राज्य सरकारों ने स्थानीय सरकारों को पर्याप्त अधिकार नहीं दिए हैं। इस प्रकार स्वशासन के आदर्श स्थिति से काफ़ी दूर हैं। तो अगर हम देखें तो ग्राम पंचायत के जो लोग हैं वो ज़्यादा खुश होते हैं, और नगर पंचायत में देखें तो उस तरीके से नहीं किया गया है जिस तरीके से इसे तृतीय शासन व्यवस्था कहा गया था, और जो सोच के इसे बनाया गया था उतना शायद बेनिफिट हमें नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर ये चैप्टर फिनिश होता है। काफ़ी इजी है, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।